सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर COMPLEX कॉम्प्लेक्स नंबर NUMBER कॉम्प्लेक्स नंबर प्ले कर दो पहले ठीक बा कर दो प्ले। देखिए सम्मिश्र संख्या में जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं, इसके पहले वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या में हमने यह जाना कि जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह सब किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। इसके पहचान के लिए भी हमने बताया कि अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है तो वह संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है। अगर ऋणात्मक मिला तो वह क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, है ना। यह पहचान सकते हैं हम, किसी भी संख्या का वर्ग करें धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, धनात्मक परिमाण मिलेगा तो वास्तविक होगा, अन्यथा अवास्तविक हो जाएगा। हमने अवास्तविक का भी उद्भव पढ़ा कि कैसे अवास्तविक संख्याएं आती हैं, है ना। अर्थात अवास्तविक संख्या का पहचान भी हमने जाना कि अगर किसी संख्या के साथ क्या है, आई, या रूट के अंदर कोई संख्या माइनस के रूप में आ जाए, रूट के अंदर कोई संख्या माइनस के रूप में आ जाए या आई के साथ आए तो वह क्या कहलाएगी, अवास्तविक संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जानना है सम्मिश्र संख्या क्या होता है। सम्मिश्र का मतलब हो गया कि मिश्रित संख्या। तो दो संख्या अभी तक हम लोग पढ़े, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। इन्हीं दोनों संख्याओं का जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं हम, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। लिखेंगे इसको, लिखेंगे वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्या लिख करके डैश दे करके लिखना है इसके बारे में, है ना। वास्तविक एवं अवास्तविक, वास्तविक एवं अवास्तविक संख्याओं, वास्तविक एवं अवास्तविक संख्याओं के मिलने से, वास्तविक एवं अवास्तविक संख्याओं के मिलने से बनी हुई संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। देखिए अर्थात हम कह सकते हैं सम्मिश्र संख्या बराबर वास्तविक संख्या जोड़ अवास्तविक संख्या, अवास्तविक कहें या काल्पनिक कहें, इसी अवास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। लिखिए अर्थात सम्मिश्र संख्या बराबर वास्तविक संख्या जोड़ अवास्तविक संख्या। अर्थात सम्मिश्र संख्या बराबर वास्तविक संख्या जोड़ अवास्तविक संख्या, अर्थात सम्मिश्र संख्या बराबर वास्तविक संख्या जोड़ अवास्तविक संख्या। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे सम्मिश्र संख्या को जेड या सी से प्रकट करते हैं,
जेड या सी से प्रकट करते हैं तथा इसका व्यापक रूप समी संख्या को जेड या सी से प्रकट करते हैं तथा इसका व्यापक रूप x प्लस आई वाई होता है। x प्लस आई वाई होता है। हो गया। देखिए, कहने का मतलब यह है कि i के साथ जो संख्या आ रहा है यह क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। अब बिना i वाला आ रहा है वह क्या हो गया, वास्तविक हो गया। इन दोनों को मिला देंगे तब क्या होगा, सम्मिश्र संख्या होगा, है ना। अब देखेंगे यहां पर, जैसे हम लिखें 5 माइनस 3i। देखिए, एगो i वाला संख्या आ गया, एगो बिना i वाला आया है, तो इस संख्या को क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या, है ना। जैसे 5/2 माइनस 1/2i, है ना, यह क्या है, सम्मिश्र संख्या है। इसके अलावे भी देखिए, जैसे हमने लिखा 3i, क्या लिखा, तो यह सम्मिश्र संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, क्योंकि 3i को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 3i। क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 3i। मतलब यह हो गया कि यह तो आपको काल्पनिक हो गया, लेकिन 0 आप जानते हैं कि 0 को जोड़ने पर किस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात 0 योज्य तत्समक कहलाता है ना। तो इसलिए इस सम्मिश्र संख्या में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ लगेले बनी अपने, पहाड़े पुल लागल बा, बोलल जाओ। अपने के बोलता नहीं, अच्छा, तो 11 बजे के बाद बात हुई। लिखिए, 85,071 85,071 40,689 हो गए, चलिए। देखिए यहाँ पे, अब इसको हम 0 प्लस 3i लिख सकते हैं, इसलिए 3i को भी हम क्या कह सकते हैं, सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं। यानी कि इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर देखिए वास्तविक मान भी दिख रहा है और अवास्तविक मान भी दिख रहा है ना। अगर हम सीधा 5 लिखते हैं तो यह सम्मिश्र संख्या होगा कि नहीं होगा। कैसे, 5 प्लस 0i लिख सकते हैं, 0 को i के साथ गुना करेंगे तो 0, और फिर इसमें 5 जुड़ा हुआ है, तब यह देखिए, यह आपको हो गया काल्पनिक मान और यह हो गया वास्तविक मान। ठीक है, आगे जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो इन दोनों का अलग अलग मान होता है। जैसे x प्लस आई वाई हम लोग लिखे हैं, z बराबर x प्लस आई वाई, तो ये होता है इसका वास्तविक भाग, रियल पार्ट, और यह होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक भाग। बस समझ रहा है ना। तो यहां से हम इसको निर्धारित कर सकते हैं आदि। अब कहने का मतलब यह है कि भले मैंने बता दिया, लेकिन यह आपको 10th के सिलेबस में इसका कहीं चर्चा नहीं करना है, कहीं आएगा भी नहीं, आपको पढ़ना यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप बस इतना जानिए कि 2 चीज़ें, जैसे वास्तविक का सिंपल तरीका पहचानने का, वर्ग करें, धनात्मक परिमाण मिले तो वास्तविक। क्लियर है। अगर i के साथ कोई संख्या आए या रूट के अंदर माइनस हो तो वह संख्या क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, और दोनों को मिला करके तब लाए तब वह संख्या क्या होगा, सम्मिश्र होगा। बस
माने यह बाद की बात हो गई, जो आपको नहीं पढ़ना है उसको समझने के लिए हमने बताया, है ना। आगे जब इंटर में चलेंगे तो इसको एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है ना, तो वहां पे इसका विशेष अध्ययन हम लोग करेंगे, है ना। अब यहां इसको लिख लीजिए उदाहरण में, जैसे करके इसको लिखिए। हो गया? जैसे में इसको लिखिए। हो गया? दिख रहा है? हो गया? नोट में लिखेंगे, नोट में लिखिए। अब जैसे देखिए, हमने संख्या कहां से पढ़ना शुरू किया? प्राकृतिक से। प्राकृतिक के बाद क्या पढ़ा? पूर्ण पढ़ा। पूर्ण के बाद क्या पढ़ा? पूर्णांक पढ़ा। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ है? काहे पीछे दाब रहा है? सोने आया है का? सीधा नहीं बैठ सकता है? अब ये तो नहीं कि कुबर निकाल के बैठा तारा लोगन, सीधा टाइट नु बैठे के चाहिए। बाद में का हाल हुई नहीं के ना बुझाते होनी के। बाद में फिजियोथेरापिस्ट के खोजे के पड़ी, कुबर निकाल देता लोग अभी है। सीधा टाइट रहिए ना, लगता है कि ये देह में जाने नहीं है, सारा खाइल पियल बेकार बतौनी के। नोट में समझे पहले क्या लिखना क्या है। जैसे हमने क्या पहले पढ़ा? प्राकृतिक संख्या पढ़ा ना, इसके बाद क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या पढ़ा। प्राकृत में हमने जाना कि 1 2 3 ऐसे संख्याएं शामिल होती हैं। पूर्ण में 0 1 2 3 ऐसी संख्याएं शामिल होती हैं, है ना। अब बोलिए, 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृत हो गया, तो यह देखिए कि पूर्ण में शामिल है कि नहीं है? है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारा प्राकृत पूर्ण होता है, सारा प्राकृत पूर्ण होता है। लेकिन देखिए तो इसका 0 इसमें शामिल है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लेकिन सारा पूर्ण प्राकृत नहीं होता है। तब इसका लॉजिक समझिए, जो पहले पढ़ लिए हैं वह बाद वाले में शामिल होगा, और जो बाद वाला है वो पहले वाले में शामिल नहीं होगा। लॉजिक जैसे हम अपने सीक्वेंस वाइज लिखा है इसीलिए, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं, परंतु सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती है ना। इसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या आता है? पूर्णांक आता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, परंतु सभी पूर्णांक प्राकृत या पूर्ण नहीं होते। ठीक है? सभी प्राकृत, पूर्ण एवं पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। परंतु सभी परिमेय संख्या प्राकृत, पूर्ण या पूर्णांक नहीं होती है। बात समझ रहा है? 2 चीजें इसमें शामिल नहीं करेंगे हम, एक अपरिमेय को और एक अवास्तविक को, है ना। अब देखिए, अब इसके बाद परिमेय तक आ गए तो अपरिमेय की जाने की जरूरत नहीं। अब सीधे कहां जाएंगे? वास्तविक में। अब क्या बताएंगे कि सभी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय यह क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। परंतु सभी वास्तविक संख्या प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय नहीं होती है। ठीक है? अब इसके बाद कहां आएंगे? वास्तविक हो गया, अब अवास्तविक की तरफ नहीं जाना, अब सीधे कहां जाना है? सम्मिश्र संख्या में। अब नीचे से जितना भी पढ़े उस सब संख्या क्या होता है? सम्मिश्र होता है। लेकिन सारा सम्मिश्र संख्या नीचे का नंबर नहीं हो सकता है। बस समझ रहा है? तो इसमें से 2 अगर हम टॉपिक लिखा दे तो बाकी आप लिख लीजिएगा। सब कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? लिखिए 1-2 पॉइंट।
नोट का पहला पॉइंट, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती। हो गया। दूसरा पॉइंट, सभी प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, परंतु सभी पूर्णांक प्राकृत तथा पूर्ण नहीं होते हैं, परंतु सभी पूर्णांक प्राकृत तथा पूर्ण नहीं होते हैं। बात समझ आ रही है? इसके आगे वाला टर्म आप लिख लीजिएगा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखा जाएगा सबसे, मतलब जैसे जैसे आप संख्या के सीक्वेंस में पढ़े हैं ना, वैसे ही लिखना है। इसके बाद क्या लिखिएगा कि सभी प्राकृत पूर्ण एवं पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय होते हैं, परंतु सभी परिमेय प्राकृत पूर्ण तथा पूर्णांक नहीं होते हैं। बात समझ रहा है? तो दो को छोड़ देना है बाद वाले में जाने में। कौन सी? एगो अपरिमेय और एगो अवास्तविक, है ना। अब सीधे यहाँ पे परिमेय तक पहुंचे हैं। अब ये नहीं लिख देंगे कि सब अपरिमेय होता है, उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि जो परिमेय नहीं होता है वहीं अपरिमेय होता है। यानी कि अपरिमेय खुद डिपेंड कर रहा है किस पर? परिमेय पर। बात समझ रहा है ना। तो अब सीधे हम कहाँ जाएंगे? वास्तविक में। तो इसके बाद क्या लिखेंगे कि सभी प्राकृत पूर्ण तथा पूर्णांक तथा परिमेय क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, परंतु सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय नहीं होती है। लिखा जाएगा। चलिए अब इसके आगे लिखेंगे। तो संख्या का प्रकार पढ़ लिए पूरा उत्पत्ति के आधार पर। इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए अब इसमें विभाज्यता के आधार पर हम लोग को पढ़ना है। पर हम लोग संख्या का प्रकार पढ़ रहे थे, है ना। अब दूसरा लिखिए उसके बाद। लिखिए विभाज्यता के आधार पर, विभाज्यता के आधार पर संख्या को, विभाज्यता के आधार पर संख्या को दो भागों में बांटा गया है। विभाज्यता के आधार पर संख्या को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला लिखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, ठीक है। आपको बताया गया है कि भाज्य संख्या क्या होता है सामान्य तरीके से, क्या, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। लिखेंगे वैसी संख्या, डैश देकर लिखिए ना भाई, उसका परिभाषा नहीं लिखिएगा। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। चेक कर सकते हैं, गुणनखंड जानते हैं, गुणनखंड किसको कहते हैं, जो उसको पूरा पूरा भाग दे सकता है। जैसे हम अगर कहें 8 का गुणनखंड कौन कौन, तो 1 इसको भाग दे सकता है तो 1 गुणनखंड हुआ, 2 इसको भाग दे सकता है तो 2 गुणनखंड होगा, 4 इसको दे सकता है तो 4 गुणनखंड होगा, 8 इसको भाग दे सकता है तो 8 गुणनखंड होगा, ठीक है। अब देखिए यही चीज गुणनखंड का एक और नाम आपको बताए थे, अपवर्तक। क्या बताया है, अपवर्तक। और इसी गुणनखंड से निकलता है, देखिए हमने जो बताया है उसका एक शॉर्ट चार्ट भी बताया है लास्ट में, है ना, कि आप उसको देखें तो किससे कौन बना हुआ है वह आपको समझ में आ जाए, है ना। तो गुणनखंड कहते हैं या अपवर्तक कहते हैं, और इसी से बनता है क्या, मस, क्या बनता है, महत्तम समापवर्तक, है ना। तो गुणनखंड का मतलब होगा कि जो उसको पूरा पूरा भाग दे सकता है, और वह भाग देने वाला यानी कि अपवर्तक यानी कि गुणनखंड अगर 2 से ज्यादा होगा, अगर 2 से, तो वह क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें 4 गो है तो यह क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिखेंगे जैसे, जैसे 4 4 6 8 9 10, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड शामिल हो वह संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। वह क्या होती है, भाज्य होती है। हो गया। दूसरा लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, PRIME प्राइम नंबर, NUMBER प्राइम नंबर। हो गया। अब जैसे देखिए इसमें अ जुड़ा हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं जो संख्या भाज्य नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वह क्या होता है, अभाज्य होता है। ठीक है, डैश देकर लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो भाज्य नहीं होती है, वैसी संख्या जो भाज्य नहीं होती है, भाज्य नहीं होती है, या जिस संख्या के
जिस संख्या के केवल दो, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड या केवल दो गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं, केवल दो गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 13, 15 होगा, 17 होगा, 13 के बाद 17 हो गया, इत्यादि हो गया। 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना, 17, उसके बाद 23 आएगा, 21 नहीं आएगा। जैसे देखिए, अगर आप कह रहे हैं इसमें कि 9 लिखें तो 9 का गुणनखंड होता है 3 गो, 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है। तो जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड हो और वह भी 2 गुणनखंड कौन सा, एगो 1 हो और एगो वह संख्या खुद हो, तब वह क्या होगा, अभाज्य होगा। तो अभाज्य संख्या के परिभाषा में हम यह भी लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं से और खुद से, स्वयं से और एक से विभाजित होती है, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब खुद से और एक से विभाजित हो, यानी कि 2 ही गुणनखंड हो, तो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। बोलिए, भाज्य और अभाज्य में किसी को दिक्कत? इससे कुछ भी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है तो इसको लिखेंगे। लिखिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखिए इसका। लिखेंगे, पहला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए कैसे पूछेगा, ऑप्शन देगा, ये तो हम बता चुके हैं। अब सीधे हम आंसर लिखवा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। आपको तरीका बता दिए कि 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें जो सही रहेगा उस पे क्या करना है, गोला लगा देना है। ये तो समझ रहे हैं ना। अब हर एक में वही रहेगा, तो अब हम ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे तो क्वेश्चन लिखाएंगे और आंसर लिखाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, 2। लिखिए उत्तर में 2 हो गया, 2। अगला लिखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। लिखेंगे क्या, बताइए, 4। 4 हो गया। अगला लिखिए, समअभाज्य संख्या होती है, समअभाज्य संख्या होती है, समअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य होता है, वह कौन, 2। तो उत्तर में लिखेंगे 2। ठीक है। अगला, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी
भाज्य तथा अभाज्य, भाज्य तथा अभाज्य संख्या का योग होता है, योग होता है, योग होता है कितना? 6। ठीक है। अब देखिए हम टाइप लिखा रहे हैं, इससे आएगा। अब योग हो गया तो सबसे छोटा 2 और सबसे छोटा भाज्य कौन? 4। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। यहाँ घटाव भी पूछ सकता है, माने अंतर पूछ सकता है, उसके बाद गुना पूछ सकता है, नहीं तो आपको भागफल पूछ सकता है, माने यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। बस समझ रहा है ना? तो यहाँ पर एक हमने लिखा दिया, अब इसके बाद इससे रिलेटेड पूछेगा तो आप बता सकते हैं। उसके बाद लिखिए अगला, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में शामिल, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में शामिल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का योग होता है, अभाज्य संख्या का योग होता है। हो गया। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्या 1 से लेकर 10 तक। अब इसमें देखिए कौन कौन आएगा अभाज्य संख्या? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, यही ना आएगा। अब दे जोड़ लीजिए इसको, 2 3 5, अब 5 10 और 7 17। लिखिए, उसको ऐसे लिख लीजिएगा, 2 + 3 + 5 + 7, यही आएगा बराबर कितना? 17। तो 17 आपका आंसर हो गया। हो गया। अगला इसको लिख लीजिए, देखिए हम ऑब्जेक्टिव सब आपके एग्जाम में के लिए हम तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? यह बात ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो जितना हम बता रहे हैं उसको एकदम करते चलिएगा। अगला लिखिए, प्रथम 20, अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है, संख्या होती है, संख्या होती है। अब देखिए ई क्वेश्चन जो है ना, ई आपको जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है? अब यहां पर देखिए काउंट कर लेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 होगा। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कै गो हो गया? 8 गो, है ना? तो लिख लीजिए 8। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिए और तब इसकी संख्या बताना है, तब लिख दीजिए 8, है ना? देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप, बात समझ रहा है ना? अब इसके बदले में कह देगा कि प्रथम 25 को में से बताइए, प्रथम 15 को में से बताइए, प्रथम 50 को में से बताइए, है ना? तो अब आपको उसको चेक करना है, बात समझ रहा है ना? इस समझने वाला बात हो गई, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हमको ध्यान कहां रखना है, ठीक है ना? उसके बाद लिखेंगे थोड़ा एक पहले कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद प्रश्न को लिखेंगे।
ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एगो प्रथम अभाज्य संख्या ले तो कितना होगा 2, प्रथम दो अभाज्य संख्या ले तो 2 और 3, प्रथम 3 गो ले तो 2 3 5, प्रथम 4 ले तो 2 3 5 7, 5 गो ले तो 2 3 5 7 11, 6 गो ले तो 2 3 5 7 11 13 होगा। इसका योग 2 होगा, इसका योग 5 होगा, इसका योग 10 होगा, इसका योग 17 होगा, इसका योग कितना होगा 28, और इसका योग कितना होगा 41। थोड़ा ध्यान दीजिए, गिनती में यह कै गो है एगो, गिनती में यह कै गो है 2 गो, यह कै गो है 3, यह कै गो है 4, यह कै गो है 5, यह कै गो है ना। मतलब हई 1 3 5, इसके बाद 7 आएगा 2 4 6, ठीक है। मतलब एक देखिए एक विषम गिनती है, एगो गिनती क्या है विषम है, 1 3 5 है, आयो गिनती क्या है सम वाला है। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, एक हमको बनाना है क्वेश्चन, इससे क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है। समझिए यहाँ पे अगर विषम तक की गिनती की अभाज्य संख्या को जोड़ रहे हैं तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, और सम तक की अभाज्य संख्या को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है विषम मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से 2 गो चीज निकलेगा, जो अगर सम आ रहा है वह 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना, और जो विषम आ रहा है वह 2 से विभाजित नहीं होगा। बात समझ रहा है ना। यानी कि हमसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, है ना, कि क्रमागत प्रारंभिक सम अभाज्य संख्याओं के गिनती का योग क्या होता है विषम होता है। अब प्रथम क्रमागत माने क्रम के अनुसार लगातार आने वाले, है ना, तो प्रथम सम अभाज्य संख्याओं की गिनती का योग क्या हो गया विषम हो गया, और विषम का योग क्या होगा सम होगा, विषम का योग क्या होगा सम होगा। तो इसी को क्वेश्चन बना करके लिखना है। भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यही कंसेप्ट हो गया। अब इस कंसेप्ट से हम ऑब्जेक्टिव निकाल करके लिखेंगे। लिखिए, देखिए हम लोग हर एक टाइप का पढ़ रहे हैं। आपके ऑब्जेक्टिव बुक जो भी आप पब्लिकेशन से खरीदिएगा, है ना, वो आपको इतना बेहतर नहीं मिलेगा जो हम लिखा रहे हैं, इसलिए इसको आप पढ़िए। और एक भी ऑब्जेक्टिव आधा नंबर 1 नंबर का भी छूट जाएगा तो कहिएगा, है ना। अभी एग्जाम होना बाकी है, एग्जाम होगा, आप मिला लीजिएगा कि जितना तक पढ़े हैं मेरे द्वारा लिखाए गए ऑब्जेक्टिव में से उसमें आया है कि नहीं आया है ना। लिखिए, लिखेंगे प्रथम सम संख्या के गिनती तक, सम संख्या के गिनती तक के अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग होता है, योग होता है। क्या उत्तर में विषम, क्या होगा विषम, माने सम संख्या तक के गिनती का योग क्या होगा विषम, अब विषम संख्या तक के गिनती का योग क्या होगा सम। बस समझ रहा है ना। तब दूसरा लिखिए इसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव, प्रथम क्रमागत विषम संख्या के, प्रथम क्रमागत विषम संख्या तक के, विषम
संख्या तक के अभाज्य संख्याओं का योग होता है, क्या होगा? सम। कितना ऑब्जेक्टिव हुआ? 8 गो हुआ। यह हो गया ऑब्जेक्टिव केवल किसके लिए? भाज्य और अभाज्य के लिए। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? उधर परमेय और अपरमेय में 5 को ऑब्जेक्टिव लिखाए हैं, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। निकालिए नेक्स्ट।